हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के अध्याय 10 का अध्ययन करने वाले हैं। इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस पूरे अध्याय में हम परावर्तन के बारे में जानेंगे, अपवर्तन के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के सेक्शन में जाकर या प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए। हमने और भी चैप्टर्स की जो वीडियो हैं वो पहले से ही अपलोड कर दी हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरणों की किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होकर पुनः अपने उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है और किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होने के बाद या टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट कर जा रही है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्या है? ये कोई परावर्तक पृष्ठ है जिसकी ये सतह पॉलिश की हुई है, जिसकी बाईं सतह पॉलिश की हुई है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह क्या होगी? इसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब शायद आपकी समझ में अच्छी। अब देखिए परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश की किरण जो है किस प्रकार आती है, आपतित होती है, टकराती है परावर्तक पृष्ठ से, किस प्रकार वापस लौटती है। तो ये सारे क्या है? परावर्तन के नियम अगर हम पढ़ लेंगे तब ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी अच्छे से। परावर्तन के देखिए दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखिए यहाँ पर आपतन कोण बराबर है किसके? परावर्तन कोण के, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे कैसे समझेंगे? देखिए ये क्या हुआ? हमारा परावर्तक पृष्ठ हुआ, ये इसकी सतह क्या है? पॉलिश की हुई है, ये इसकी सतह पॉलिश की हुई है। अब यहाँ पर देखिए कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो रही है और इस प्रकार परावर्तित हो रही है। तो देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अगर हम इनके मध्य में एक अविलंब खींचते हैं तो ये देखिए ये हमारा जो अविलंब से आपतन कोण है वह इसी अविलंब से परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि ये जो हमारा कोण आई है, यानी कि ये जो कोण हमारा आई है वह इस कोण आर के बराबर होगा। इसे कहते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये होता है हमारे परावर्तन का पहला नियम। अब देखिए दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के दोनों नियम क्या हैं? परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित कोण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे ये क्या है? हमारे कागज का तल है, मान लीजिए कागज का तल है, इस पर हम क्या बना रहे हैं? ये हमने एक परावर्तक पृष्ठ बनाया, इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, जिसकी एक सतह मैंने पॉलिश की हुई है और एक चमकीला पृष्ठ है। इस चमकीले पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित होती है, ठीक है? तो परावर्तन के पश्चात कहाँ पर जाएगी? उसी माध्यम में वापस इस प्रकार लौटेगी। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या है? हम अविलंब खींचते हैं। अविलंब खींचने के बाद ये जो हमारा आपतित किरण और अविलंब के मध्य कोण बना हुआ है इसे बोलते हैं कोण आई, यानी आपतन कोण। ये आपतन कोण जो होता है इस अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए ये जो हमारा तीनों चीजें हैं, आपतित किरण, हमारा जो अविलंब है और ये हमारी परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होंगी। जैसे कि ये मैंने कागज के तल पर बनाए हैं तो ये तीनों देखिए एक ही तल में स्थित हैं या नहीं। यही परावर्तन के दोनों नियम है। अब देखिए समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी हमारा जो समतल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह समान आकार का होता है, यानी वस्तु के आकार के बराबर ही उसका आकार होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब या वस्तु दर्पण से रखी होती है, यानी कि कोई वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर जाकर बनता है। तीसरा है कि प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी बनता है। हमारे समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है सदैव सीधा और आभासी होता है। इसके अलावा चौथे की बात करें हम तो प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित यानी कि बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस प्रकार हमारे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार का होता है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। इसके अलावा पार्श्व परावर्तन पाया जाता है दर्पण में, मतलब दाएं का बायां दिखाई देता है और बाएं का दायां दिखाई देता है। तो ये सारे जो गुण होते हैं हमारे समतल दर्पण के होते हैं। इसके अलावा प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी बनता है। आप अपने जो घर में आईना यूज करते हैं अपना हेयर स्टाइल वगैरह बनाने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण होता है, जिसमें आप अपने बालों को कंघी करते हैं देखकर,
उसमें आपने देखा होगा कि प्रतिबिंब जो है सीधा आभासी बनता है, आपसे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप प्रतिबिंब से खड़े हुए हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि वह दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो या तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ वक्रित हो, कर्व के रूप में हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ जो है वक्रित होता है, जैसे ये होते हैं हमारे अवतल दर्पण। अगर इसकी हम इस सतह को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। ये जो हमारे अंदर का जो चिकना पृष्ठ है इस पर प्रकाश की किरण पर आपतित होगी, ये होता है हमारा अवतल दर्पण। और यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है इस प्रकार, तो इसके अंदर के पार्ट को क्या करते हैं, हम पॉलिश करते हैं, तो ये हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ में आया उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वह आनी चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ये परिभाषाएं जब हमें आएंगी तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए पहले इन्हें समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी परिभाषा है ध्रुव या पोल किसे कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। हमारा कोई गोलीय दर्पण है, उसके द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जैसे ये हमारा गोलीय दर्पण हुआ, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का ये क्या हुआ, पूरा द्वारक हुआ। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, द्वारक मतलब जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। दर्पण के देखो इस पूरे ही भाग से, इसे एन एम नाम दे देते हैं, एन एम नाम दे देते हैं। इस पूरे ही भाग से क्या होगा, प्रकाश प्रवेश करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसे क्या बोलते हैं, इसी दर्पण का द्वारक कहते हैं। और इस द्वारक के मध्य बिंदु को, इस बिंदु को इसे दर्पण का ध्रुव या पोल कहते हैं, जिसे P से दर्शाते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी हमारा कोई गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण जो है वो कोई ना कोई गोले का भाग होगा, उस गोले का केंद्र ही हमारे दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। इस अवतल दर्पण को हमने किससे बनाया होगा, किसी ना किसी गोले से काट कर बनाया होगा। अगर हम इसके इस वक्र को पूरा करें तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये कोई गोला होगा और उसी गोले से काट कर ये हमारा जो दर्पण है वो बनाया होगा। तो इसी गोले का ये जो केंद्र होता है ना, यहाँ पर इसका केंद्र होगा जिसे C से दर्शाते हैं, इसी को दर्पण का वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ में आया। अब अगला देखते हैं। अब देखिए वक्रता त्रिज्या जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसे R से दर्शाते हैं, कैपिटल R से। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब जैसे वक्रता केंद्र है वैसे ही वक्रता त्रिज्या है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र है दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या है, यानी परिधि से केंद्र तक की दूरी, वह क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव P तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। अब देखिए अगला क्या है, अगला है मुख्य अक्ष। अब देखिए अगला क्या है, अगला है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस F वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से जाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी मुख्य अक्ष क्या है, हमारा जो गोलीय दर्पण है उसके, जैसे ये क्या है हमारा, अब देखिए ऐसे ऐसे समझिए, मुख्य अक्ष क्या है, ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये क्या गोलीय दर्पण का ध्रुव P है। यहाँ पर गोलीय दर्पण का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र C, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी गोलीय दर्पण का जो फोकस है F, वो होगा, ठीक है। अब इन तीनों से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो है वह क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है, यानी हमारे गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा ध्रुव P से जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है, गोलीय दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा में चयन करना पड़ेगा, थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। ये परिभाषा क्या होगी कि गोलीय दर्पण पर समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए ये समानांतर आपतित हो रही है ना,
समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं, ये देखिए ये समानांतर आपतित हो रही हैं और मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर काट रही हैं, उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब देखिए फोकस दूरी या फोकल लेंथ जिसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस कैपिटल F तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी क्या कहलाती है, दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस यानी कैपिटल F तक की दूरी ही दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब देखिए द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक या अपर्चर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका व्यास दर्पण का द्वारक या अपर्चर कहलाता है। हमारा जो गोलीय दर्पण है वह जिस गोले का भाग होता है उसका जो द्वारक है उसी को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं या अपर्चर कहते हैं। जहां से प्रकाश दर्पण में प्रवेश करता है वो सारा भाग क्या होता है, हमारे दर्पण का अपर्चर या द्वारक होता है। अब देखिए जितनी भी परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं उन्हें इन डायग्राम में थोड़ा सा ढंग से देखिए और समझिए, समझने का प्रयत्न कीजिए, अच्छी तरह से समझाएं। ये क्या है, हमारा अवतल लेंस है, सॉरी ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ी थी ध्रुव के बारे में या पोल के बारे में। देखिए गोलीय दर्पण, ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो द्वारक है, ये रहा द्वारक, जिसे हमने किससे दर्शाया है, एम और एन से, या इस पूरे भाग से क्या है, प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा एम एन भाग से। इसको दर्पण का द्वारक बोलते हैं, जो कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो व्यास होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है, जिसे हमने एम और एन से दर्शाया। इस द्वारक का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हमने सी से दर्शाया है। गौर से देखिए इस डायग्राम में। अब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या है, यानी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ ध्रुव पी से लेकर सेंटर सी तक होगी। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद हमने कहा फोकस या मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण में या दर्पण में समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं, ये देखिए यहाँ पर काट रही हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी, इस दर्पण की मुख्य फोकस कैपिटल एफ से ध्रुव पी तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि हमारा जो ये जो मुख्य फोकस है कैपिटल एफ, इससे लेकर ध्रुव पी तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी मुख्य अक्ष क्या होती है, ये देखिए डायग्राम में हमारी जो सेंटर है, वक्रता केंद्र है, इसके अलावा जो हमारा मुख्य फोकस है कैपिटल एफ और हमारा जो ध्रुव पी है, इससे जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है ये वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। सारी जो परिभाषाएं हैं आपकी अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के मध्य में क्या संबंध है। तो देखिए इनके मध्य में संबंध होता है कैपिटल आर बराबर 2f, यानी हमारी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अगर हम फोकस दूरी में 2 से गुणा करेंगे तब जाके हमारी वक्रता त्रिज्या के बराबर फोकस दूरी होगी। अगर हमें इसी से f निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 2 का पश्चांतरण करके f के नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा स्मॉल f बराबर r/2। इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, अगर हमें r दे रखा है और स्मॉल f पूछा है तो स्मॉल f निकाल लेंगे, और अगर स्मॉल f दे रखा है r पूछा है तो r निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल करते समय हमारे ये काम में आता है, तो आपको याद रखना है। वैसे भी 1 नंबर का या 2 नंबर का एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि हमारी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य में क्या संबंध है। तो संबंध है r बराबर 2f। अब देखिए, अब गोलीय दर्पण द्वारा विभिन्न दिशाओं से आपतित प्रकाश की किरणों का परावर्तन, यानी कि गोलीय दर्पण से जो विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं उनका जो परावर्तन है वह किस किस दिशा में होता है। सबसे पहले देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं या मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। यानी हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं वे अगर समानांतर आती हैं, और समानांतर कहाँ से आएंगी, अनंत से, तो हमारी प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। अब देखिए दूसरा क्या है कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस से आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समानांतर हो जाती है।
मतलब अगर फोकस से आ रही है या फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उल्टा हो जाता है। अगला देखिए, प्रकाश किरण ध्रुव पर अविलंब के साथ जितने डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अविलंब के साथ उतने ही डिग्री के कोण पर परावर्तित हो जाती है। यानी कि दर्पण के ध्रुव P पर प्रकाश किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से अविलंब के साथ उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। अगला है, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से सीधी निकल जाती है। यानी कि जो प्रकाश की किरण है अगर वक्रता केंद्र से आती हुई आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर लौट जाती है। इस प्रकार प्रकाश की किरणों का जो है आपतन और आपतन के बाद परावर्तन होता है गोलीय दर्पणों में। अब देखिए, जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको डायग्राम में देखकर अच्छे से समझना है। ये पहली कंडीशन दी हुई है जिसमें हमने पढ़ा था कि यदि जो प्रकाश की किरणें हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं। यदि समानांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं। अगर अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस से गुजर जाएंगी। और यदि कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी और इस प्रकार से फैल जाएंगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी और इस प्रकार से फैल जाएंगी। अब ये देखिए, मुख्य फोकस पर तो नहीं काट रही है, ना ही मुख्य फोकस से गुजर रही है, परंतु यदि हम इन्हें पीछे की तरफ इस प्रकार बढ़ाएं, पीछे जो दिखा रखा है, तो ये कहां पर काटती हुई प्रतीत होंगी, मुख्य फोकस पर काटती हुई प्रतीत होंगी। दूसरी कंडीशन, यदि आ ही मुख्य फोकस से रही है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, या फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ये देखिए, कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, अगर इसे आगे की तरफ और बढ़ाएं तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है और जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो रही है, समानांतर हो जाती है। तीसरा हमने पढ़ा था कि यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर अविलंब के साथ जितनी डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है तो अविलंब के साथ उतनी डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ऐसा ही हमारे उत्तल दर्पण में होता है कि ध्रुव पर अविलंब के साथ जितनी डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, अविलंब के साथ उतनी ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। और चौथा हमने पढ़ा था कि यदि हमारी प्रकाश की किरण सेंटर से आती है तो परावर्तन के पश्चात वापस इसी पथ पर लौट जाती है। अगर सेंटर से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वापस इसी पथ पर लौट जाती है। ये सारे हमने नियम पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न स्थितियां, यानी हमारे अवतल दर्पण में बिंब को कहां पर रखें और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अवतल दर्पण में बिंब या वस्तु को कहां पर रखें और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, बड़ा होगा या छोटा होगा, उसका आकार क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में इस पूरी सारणी में दिया हुआ है। इसी गौर से हमें देखना है और याद करना है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इनके आरेख। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब की, यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, बिंब की या वस्तु की स्थिति, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, और यहाँ पर है प्रतिबिंब की प्रकृति कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। हमारे जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब बनते हैं। 6 स्थितियों पर हम प्रतिबिंब को रखते हैं। एक होता है हमारा आभासी तथा सीधा, बाकी जो शेष होते हैं वे वास्तविक और उल्टे होते हैं। सबसे पहली स्थिति की यदि हम बात करें, पहली स्थिति में क्या दे रखा है, यदि हम क्या करें, हमारी वस्तु जो है या बिंब जो है वो कहाँ पर रखा हुआ, अनंत पर। तो हमें पता है कि अनंत पर अगर हमारी कोई वस्तु रखी हुई है तो वहां से प्रकाश की किरणें समानांतर आएंगी और फोकस पर काटेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदुनुमा बनेगा, जो कि वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति पर यदि हमारा जो बिंब है या वस्तु है सी से परे रखी हुई है, या फिर बोलें कि अनंत और सी के मध्य में रखी हुई है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, फोकस तथा सेंटर के मध्य में बनेगा, यानी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य में बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तीसरी स्थिति है, यदि हमारी वस्तु सेंटर पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी सेंटर पर बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा तथा ये भी वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। चौथी स्थिति है, यदि हमारी वस्तु सेंटर तथा फोकस के मध्य में रखी हुई है तो प्रतिबिंब हमारा सी से परे या अनंत तथा सी के मध्य में बनेगा, जो कि वस्तु से बड़ा होगा या बिंब से बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। पांचवी दे रखी है कि यदि हमारी जो वस्तु है या बिंब है फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। हमने पढ़ा है ना कि यदि हमारी प्रकाश की किरण अनंत फोकस से आती हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं और समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अनंत पर जाकर मिलती हैं, अनंत पर जाकर प्रतिबिंब बनेगा, जो कि अत्यधिक बड़ा होगा तथा वास्तविक एवं उल्टा होगा। और छठवीं स्थिति आती है हमारी,
जिसमें हमारी जो वस्तु है या बिंब है वह ध्रुव के मध्य और फोकस के मध्य में रखा हुआ है, यानी ध्रुव और फोकस के मध्य में रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि कैसा होगा, बड़ा होगा तथा आभासी एवं सीधा होगा। हमारा जो प्रतिबिंब है वह वास्तविकता में नहीं बनेगा, लेकिन यदि हम प्रकाश की किरणों को खींचकर पीछे ले जाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह आभासी सीधा दर्पण के पीछे जाकर बनता हुआ हमें दिखाई देगा। अब देखिए जो भी हमने पढ़ा है वह अच्छी तरह से डायग्राम से समझना है। यानी हमारी जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में भी अवतल दर्पण जिसके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न जो स्थितियां हैं वो समझनी है। यानी किस स्थान पर हमारे बिंब को रखें और कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, उसका आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगी और स्थिति क्या होगी, इन सारी चीजों को डायग्राम से अच्छे से समझना है। ये देखिए, यदि हमारी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, पहली कंडीशन में अनंत पर, तो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें कैसी होंगी, समानांतर होंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ पर काटेंगी, फोकस पर काटेंगी। और जहां पर हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं वे परावर्तन के पश्चात काटती हैं, वहीं पर हमारी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए, ये कहाँ पर काट रही है, फोकस पर काट रही है, तो हमारी वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वस्तु पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बिंदुनुमा बनेगा, अत्यधिक छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा। दूसरी कंडीशन देखिए कि यदि हमारी वस्तु देखिए सेंटर और अनंत के मध्य में रखी हुई है, ये रहा हमारा सेंटर, इसे सेंटर और अनंत के मध्य में रखी हुई है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, अनंत है, या फिर सी से परे रखी हुई है, ये देखिए ये सी से परे है, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ये रही ए बी। तो इससे देखिए एक प्रकाश की किरण हमने कैसे गुजारी, समानांतर गुजारी मुख्य अक्ष के, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। और एक प्रकाश की किरण हमने ऐसे गुजारी सेंटर से, जो कि कैसे जाएगी, सीधी जाएगी और वापस से परावर्तन के पश्चात इसी पथ पर लौट जाएगी। अब देखिए प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट कहाँ पर रही है, परावर्तन के बाद सेंटर और फोकस के मध्य में, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब बन के रहा है उल्टा, छोटा बन रहा है वस्तु से, उल्टा बन रहा है, जिसे हमने ए डैश बी डैश से दर्शाया है। तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति में क्या है कि हमारी जो वस्तु है वह कहाँ पर रखी हुई है, सेंटर पर रखी हुई है। अब यहाँ से हमने एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजराई, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और एक प्रकाश की किरण हमने गुजारी फोकस से, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब परावर्तन के बाद ये दोनों जो किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, ये काट रही हैं यहाँ पर हमारे सेंटर पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सेंटर पर। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा, और साइज कैसा होगा, आकार वस्तु के समान। चौथी स्थिति देखिए, चौथी स्थिति में हमारी जो वस्तु है वह सेंटर तथा किसके मध्य में रखी हुई है, फोकस के मध्य में रखी हुई है। और यहाँ से हमने एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाकर फोकस से गुजारी, और दूसरी प्रकाश की किरण जो हमने सेंटर से गुजारी, इस प्रकार से सेंटर से गुजारी। सेंटर से गुजारने के बाद या परावर्तन के पश्चात ये हमारी जो प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिल रही है, अनंत और सी के मध्य में या सी से परे। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा, और आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। समझ में आया। अब देखिए पांचवी स्थिति में क्या है, पांचवी स्थिति में हमारी वस्तु रखी हुई है कहाँ पर, फोकस पर। फोकस पर वस्तु रखी हुई है, इससे हमने एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाई और कहाँ से गुजारी, फोकस से गुजारी, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण हमने कहाँ से गुजारी, सेंटर से गुजारी। तो हम देखेंगे कि परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें कैसी हो जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। अब ये दोनों समानांतर किरणें एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, अनंत पर जाकर काटेंगी, और अनंत पर इनका जो प्रतिबिंब है वह अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक आवर्धित बनेगा, जो कि वास्तविक और उल्टा होगा। छठवीं स्थिति को देखें तो छठवीं स्थिति में हमने वस्तु को रखा या बिंब को रखा एफ तथा पी के मध्य में। अब यहाँ से हमने एक प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारी, सेंटर से गुजारी, वक्रता केंद्र से गुजारी, और एक प्रकाश की किरण ध्रुव से गुजारी, यानी कि ध्रुव पर आपतित की, जो कि परावर्तन के पश्चात उस अविलंब से उतनी डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित होगी। अब ये देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें फैलती जा रही हैं, जो कि कभी भी नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, ना ही कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि पर हम इन दोनों किरणों को ऐसे पीछे खींच कर ले जाएं, तो पीछे हम देखते हैं कि ये एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की 6 स्थितियां होती हैं, जो कि हमने वस्तु को कहाँ पर रखें, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, स्थिति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, आकार क्या है, वो पढ़ा समझा सारणी से। उसके बाद हमने डायग्राम से अच्छे से उसको और बेहतर समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण के उपयोग, यानी हमारा जो अवतल दर्पण होता है उसके उपयोग क्या होते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि टॉर्च है, सर्च लाइट है,
वाहनों के जो अग्रदीप हैं, यानी वाहनों की जो आगे वाली जो लाइट होती है उनमें समानांतर किरणपुंज प्राप्त करने में, यानी हमें समानांतर किरणपुंज प्राप्त करना है तो भी हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, एक बल्ब है, अवतल दर्पण के फोकस पर रख देंगे, फोकस पर रख देंगे, फोकस से अब प्रकाश की किरणें आएंगी जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ पर लौटेंगी, अगर हमारा उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। इस प्रकार हमें प्रकाश की किरणों का एक लंबा समानांतर किरणपुंज प्राप्त होगा। दूसरा देखिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में, जो हमारी दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं या जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं उनके पास, यानी दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी अवतल दर्पण होता है। हमें पता है कि अवतल दर्पण से अत्यधिक बड़ा या आवर्तित प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो दांतों का जो डॉक्टर होता है वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी करता है। इसके अलावा शेविंग दर्पण जो होते हैं उसमें हम अपनी दाढ़ी बनाते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, दंत विशेषज्ञ जो मैंने अभी आपको बताया कि अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी किया जाता है। और सौर भट्टियां, यानी जो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। यानी हमारी जो सौर भट्टियां हैं उन पर सूर्य का प्रकाश अनंत से आ रहा है, कैसा आएगा, समानांतर। अब समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें कहाँ पर केंद्रित होंगी, फोकस पर। तो इस प्रकार से हमारे सूर्य के प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए भी प्रकाश किरणपुंज का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न स्थितियां। हमारे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 बनते हैं, इनमें से एक आवासीय एवं सीधा होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होते हैं वो 2 बनते हैं, जो दोनों ही आवासीय एवं सीधे होते हैं। स्थिति एक में यदि हम क्या करें, वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा दर्पण के पीछे, और अत्यधिक छोटा बनेगा, आवासीय और सीधा बनेगा। यानी प्रकृति कैसी होगी, आवासीय एवं सीधा। और दूसरी स्थिति है यदि हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के मध्य में रख दें, तब हमारा जो प्रतिबिंब है वह ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा तथा आवासीय एवं सीधा बनेगा। अब इस सारणी को हम डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये पहली स्थिति है जिसमें हमारी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। अनंत से प्रकाश की किरणें कैसे आएंगी, समानांतर आएंगी मुख्य अक्ष की, जो कि परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात फोकस पर काटती हुई प्रतीत होंगी। ये परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, फैल जाएंगी, और यदि इनको हम पीछे बढ़ाएं तो ये मुख्य फोकस पर काटती हुई प्रतीत होंगी। तो वस्तु को अनंत पर रखने पर हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारी प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, जबकि काटती हुई प्रतीत हो रही है। अगर हम इन्हें पीछे ले जाएं तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आवासीय तथा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। दूसरी स्थिति हमारे पास ये हो सकती है कि यदि हमने वस्तु कहाँ पर रख दी, अनंत और ध्रुव के मध्य में रख दी, ध्रुव पी के मध्य में रख दी, कहीं पर भी रख सकते हैं। अब यहाँ से समानांतर प्रकाश की किरण क्या होगी, फैल जाएगी इस प्रकार, और एक जो सेंटर से आ रही है, हमारी वक्रता केंद्र से आ रही है, वह क्या होगी, परावर्तन के पश्चात वापस से वक्रता केंद्र पर लौट जाएगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अब हमारा देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब ध्रुव पी तथा फोकस के मध्य में बन रहा है, जो कि छोटा है, सीधा और वास्तविक है, सीधा और आवासीय है, सीधा और आवासीय है। आवासीय क्यों, क्योंकि देखिए हमारी प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, जबकि पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। देखिए, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में, यानी वाहनों के जो दर्पण लगे होते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए, उन दर्पणों के रूप में। इसके अलावा बाजारों में, गलियों में लगी जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, उनका प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरणपुंज के रूप में बड़े क्षेत्रफल को प्रकाशित करता है। यानी हमारे वाहनों पर जो रोड लाइट्स लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, उनमें उत्तल दर्पण लगे होते हैं, जो कि उस हमारी जो लाइट है उसे चारों तरफ फैलाने का कार्य करते हैं। हमें पता है कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, सुरक्षा उपायों के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो एटीएम मशीनें होती हैं उन पर उत्तल दर्पण लगे होते हैं, जिससे कि अधिक क्षेत्रफल प्रदर्शित हो सके, और सुरक्षा के लिए मशीनों से रुपए निकालते समय पीछे खड़े लोगों पर ध्यान दिया जा सके कि कहीं कोई हमारे एटीएम पिन को नोट तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई हमारे पैसे छीनने के इरादे से तो नहीं खड़ा है। तो सुरक्षा उपायों से भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अगला है, बिल्डिंगों में, ऑफिसों व कमरों के कॉर्नर पर उत्तल दर्पणों को लगाया जाता है, ताकि मुड़ते वक्त एक दूसरे से टकराए नहीं। यानी बिल्डिंगों और ऑफिसों कमरों की जो कॉर्नर होती है, कोने, उनमें उत्तल दर्पण को लगाया जाता है, ताकि एक दूसरे से मुड़ते वक्त टकराए नहीं। उस दर्पण में देख के हमें पता चल जाए कि कोई व्यक्ति आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अब देखिए गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी जो है बहुत ही सरल और आसान है। आप जो मैथ में जो आप क्या पढ़ते हैं, मूल बिंदु निकालते हैं ना, ये देखिए इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, जिसमें ये हमारा जो क्या होता है पॉजिटिव एक्स अक्ष होता है, ये नेगेटिव एक्स अक्ष होता है, ये हमारा पॉजिटिव वाई होता है, ये हमारा नेगेटिव वाई होता है। यानी यहाँ पर हमारे मूल बिंदु होते हैं जिसे हमने ओ से दर्शाया है। यहाँ से यदि हम इस प्रकार ऊपर गए तो ऊपर क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार ऊपर गए तो प्लस के वाई में चलेंगे, यहाँ से जहाँ दाएं गए दाएं तरफ चले तो प्लस का एक्स चलेंगे, और बाईं तरफ चले तो माइनस का एक्स चलेंगे, और नीचे की तरफ गए तो माइनस का वाई चलेंगे। इसी प्रकार की चिन्ह परिपाटी होती है। देखिए चिन्ह परिपाटी में जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए देखते हैं। ये अवतल दर्पण है पहली कंडीशन में। अवतल दर्पण में क्या है, देखिए ये हमारा इधर की तरफ यह है माइनस का है, नेगेटिव है, और इधर की तरफ नीचे की तरफ भी नेगेटिव है, जबकि दाईं तरफ और ऊपर की तरफ क्या है पॉजिटिव है। हमें याद ये रखना होता है कि वस्तु हमारी हमेशा बाईं तरफ रहेगी दोनों दर्पणों में। अब देखिए हमारा जो अवतल दर्पण है इसमें हमारे एक्स अक्ष जो है नेगेटिव वाला, उसी की तरफ हमारे क्या आ रहे हैं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस आ रहे हैं, तो ये इसमें क्या होंगे नेगेटिव होंगे, नकारात्मक होंगे। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अब देखिए दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हमारी u क्या है, बिंब दूरी है, दर्पण के ध्रुव से p से बिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव p से प्रतिबिंब की दूरी v, और f ये हमारी फोकस दूरी है जो कि दर्पण के ध्रुव p से मुख्य फोकस तक की दूरी होती है। यहाँ पर देखिए ये क्या हमारा कोई अवतल दर्पण है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये कोई हमारा अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये हमारा फोकस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वस्तु तक की दूरी होगी। ये हमारी कोई क्या है, वस्तु है बाईं तरफ, तो दर्पण के ध्रुव p से ये हमारी यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बिंब तक की दूरी u होगी, और ये हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब ध्रुव p से इस प्रतिबिंब तक की दूरी v होगी जो कि प्रतिबिंब दूरी है, और ये हमारे फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव p से फोकस तक की दूरी हमारी फोकस दूरी होगी। अब देखिए आवर्धन या मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्या होता है, मतलब हमारा ये जो वस्तु है, जो बिंब है और जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का, वह बिंब से कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है, ये होता है हमारा आवर्धन। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आवर्धन का मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। ये देखिए m बराबर h डैश अपॉन h। h डैश क्या है, h डैश हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h हमारी बिंब की ऊंचाई है। इस प्रकार हम आवर्धन निकालते हैं। यदि v और u की फॉर्म में निकालना हो, यानी प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी, तो m बराबर माइनस v अपॉन u। यहाँ पर v हमारी माइनस की होती है, यानी v जो है हमारी प्रतिबिंब की दूरी है और u हमारी बिंब की दूरी है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि m बराबर 1 कब होगी, तो m बराबर 1 का मतलब है कि हमारी जो h है वो h डैश के बराबर है, यानी कि जो बिंब है हमारी वह प्रतिबिंब के बराबर है, या फिर यूँ कहें कि प्रतिबिंब जो बना है वह वस्तु के बराबर का बना है। यही तो मतलब होगा। आप खुद सोचिए हमारी m बराबर 1 कब आ सकती है, जब मान लीजिए हमारे बिंब का साइज है 5 मीटर और प्रतिबिंब का साइज भी कितना है 5 मीटर है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार, इस प्रकार आएगी कि नहीं। और हमारी m 1 से बड़ी है, m 1 से कब बड़ी होगी, जब h डैश हमारी h से बड़ी होगी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक होगी। और m बराबर 1 से कम कब होगी, जब हमारे h डैश की ऊंचाई h से कम होगी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम होगी। यहाँ पर हम देखिए अगर h डैश निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई इसी सूत्र से m बराबर h डैश अपॉन h से, तो कैसे निकालेंगे, h डैश बराबर, अब m में नीचे से उठाकर h को ले जाकर गुणा कर देंगे, m गुणा h। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की m गुनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की क्या है, m गुनी है। यहाँ पर हमारी जो m है वह 1 2 3 डॉट 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 ऐसे कितनी भी गुनी हो सकती है। इसका मतलब है संख्यात्मक रूप से गुना, यानी हमारा जो बिंब है उससे प्रतिबिंब जो बना है वह प्रतिबिंब बिंब से कितने गुना बड़ा है। अगर हमारा बिंब पॉजिटिव है, अगर हमारा जो आवर्धन है वह धनात्मक आता है, इसका मतलब है प्रतिबिंब आवासीय व सीधा है। और यदि हमारा आवर्धन या मैग्निफिकेशन ऋणात्मक आता है, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है।
हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे का जो है वो पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे। और जो वीडियो में जो पीडीएफ नोट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, हस्तलिखित जो नोट्स हैं, वह पीडीएफ के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उनकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है और आपको अपनी पढ़ाई में लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में या अगली वीडियो में कहें। बाय बाय, धन्यवाद।